प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 8 व्यक्तित्व का अनावरण को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पूज्यचारी जी महाराज ने 19 जून 1993 कोपेनहेगन डेनमार्क में जो वार्ता दी थी, इस अध्याय में उसी का संग्रह है। तो चलिए इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि आज सवेरे मुझे खगोल शास्त्र के बारे में विचार आए। मैं सोच रहा था कि रचयिता हमारे सौरमंडल, निहारिका तथा ऐसे ही आकाशीय पिंडों पर कितना उदार और दयालु है। हमारे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं और ये उससे अलग नहीं हो सकते। मेरा मतलब है कि यह सौरमंडल से गिर नहीं सकते, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उन्हें गिरने नहीं देता। अगर वे सूर्य से छिटकने का प्रयास न करें तो ग्रहों में अक्षीय गति ही न हो। यह वैसे ही है जैसे रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधकर आप उसे घुमा रहे हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण वह रस्सी है जिससे बंधकर ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई पलायन नहीं। मैं सोचता हूँ ईश्वर ने प्रणाली के केंद्र को सक्षम बनाकर बड़ी दयालुता दिखाई कि वह सबको थाम कर रख सके। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ हमें स्वयं केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण की रचना करनी पड़ती है, अन्यथा आप हर समय पलायन करते रहते हैं। यह पलायन क्या है? यह क्यों होता है? क्योंकि किसी विचित्र कारण से मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लक्ष्य की ओर स्वेच्छा और प्रेम के साथ अग्रसर हो। आपके पास दो बल हैं, इच्छा शक्ति और प्रेम। हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए करना है, स्वार्थी होकर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से। अपनी ओर आने के लिए केंद्र किसी को मजबूर नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ इस प्रकार केंद्र ने मानव जाति का बड़ा अहित किया है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि और इच्छा शक्ति देकर महान उपकार भी किया है। अपनी इच्छा शक्ति और बुद्धि का उपयोग करके हम अपने लक्ष्य की खोज कर उसे प्राप्त कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने विकास की जिम्मेदारी हमारे हाथों में सौंप दी है। मुझे अक्सर महसूस होता है कि रचयिता ने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पुरातत्व विद्या और ऐसे दूसरे विज्ञान की मदद से जिनके हम आभारी हैं, अगर हम मानव इतिहास पर नज़र डालें तो पाते हैं कि मानव जाति का इस पृथ्वी पर पदार्पण 10,000 या 1 लाख नहीं, बल्कि 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। अगर आप मानव विकास के इतिहास की ओर देखें, मैं यहाँ सभ्यता के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही विज्ञान के इतिहास की, जो मेरी राय में मानव जाति को अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, लेकिन इस विषय पर मैं बाद में चर्चा करूँगा। अगर हम मानव जाति के वास्तविक आध्यात्मिक विकास के इतिहास को देखें तो हमें कुल कितने व्यक्ति मिलते हैं? हम हर समय चर्चा करते हैं बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण, विवेकानंद, रामकृष्ण, लालाजी, बाबूजी और बस खत्म। 10 लाख वर्ष में केवल आधा दर्जन या 7 व्यक्ति। यह कैसी विडंबना है कि लाखों साल से मनुष्य का अस्तित्व चाहे आदिम हो फिर भी बुद्धिमत्तापूर्ण है। अगर आप मानव विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेखों को देखें तो पाएंगे कि मानव जाति का विकास कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। जब मानव जाति कुछ विकसित हुई तो उन्होंने भाले, तीर आदि हथियारों के निर्माण की क्षमता विकसित की। यह विकास की छलांग एक आकस्मिक परिवर्तन था। इसके कई हजार सालों बाद उन्होंने आग जलाना सीखा। यह विकास की ओर दूसरी महत्वपूर्ण छलांग थी। इसी प्रकार विकास की उछालें चलती रहीं। मेरा मानना है कि उस युग के आदि मानव के लिए यह समझ पाना
कि अपने हाथ, दांत और उंगलियों के अलावा औजारों का इस्तेमाल किया जा सकता था। आज के कंप्यूटर जिन पर हम गर्व करते हैं, उससे भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा लगता है कि आज की अपेक्षा विकास के प्रारंभिक चरणों में हम अधिक तेजी से विकसित हुए हैं। आज हमारे पास हमारे पुरखों द्वारा अर्जित आध्यात्मिक व भौतिक ज्ञान व अनुभवों का भंडार हमारी सहायता के लिए हमारे पास आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध है। फिर भी हम अनेक उप प्रणालियों जैसे सांस्कृतिक, उपलब्धि परक आदि में बट रहे हैं। मेरी संस्कृति, मेरा संगीत, वैगनर, शोपिन, चकोवस्की आदि। हम हर समय अतीत की डेनिश संस्कृति, जर्मन संस्कृति, इटालियन पुनर्जागरण आदि से जकड़े हुए हैं। यह उस चंद्रमा की तरह है जो सौरमंडल के केंद्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की बजाय पृथ्वी की ही परिक्रमा कर रहा है, और इस तरह उसने अपने एक उपमंडल की रचना कर ली है। अब यह गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमें अपने अंदर उत्पन्न करना है, जिसके फलस्वरूप भले ही हमारा स्रोत हमारी ओर आकर्षित ना हो, कम से कम हम तो उस बल का उपयोग उसकी ओर बढ़ने में कर सकें। निसंदेह सतत स्मरण वह बल है, क्योंकि सतत स्मरण से ही प्रेम विकसित होता है, और यह प्रेम ही है जो आपको आखिरकार अपने प्रेमी की ओर प्रेरित करता है। यदि साधना को उपरोक्त दृष्टिकोण से देखें तो स्पष्ट है कि बिना सतत स्मरण के साधना व्यर्थ है, क्योंकि हम फिर खुद की ओर मुड़ जाते हैं। मेरी सफाई मेरा ध्यान, मेरी सफाई मेरा ध्यान, रात दिन, दिन रात, दिन में ध्यान, रात में सफाई, संस्कारों का निर्माण और संस्कारों की सफाई। यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय है कि विज्ञान गुरुत्वाकर्षण को कमज़ोर बल मानता है, परंतु यह इतना सूक्ष्म है कि अत्यधिक दूरियों पर स्थित विशालकाय चीज़ों को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक क्षमता का उपयोग करता है। शनि या बृहस्पति ग्रह को लें, ये विशाल ग्रह हैं, फिर भी ये बचकर निकल नहीं सकते। इसलिए आप छोटे हों या बड़े, गुरुत्वाकर्षण आपको बांधे रखता है, आप बच नहीं सकते। निसंदेह यह ग्रह अंतरिक्ष में बहुत तेजी से चमकते हैं। वे इतने विशाल हैं कि अधिक मात्रा में प्रकाश परावर्तित करते हैं। अगर ये ग्रह बहुत ही छोटे, एक ऑलपिन के सिरे के आकार के होते तो आप इन्हें देख भी नहीं पाते। अगर ये अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख पाते तो सोचते कि हम कितने महान हैं। बृहस्पति गर्व से कहता, मेरा प्रकाश देखो, मेरी चमक देखो। शनि कहता, जरा मुझे देखो, मैं कितनी दूर होते हुए भी कैसा चमकता हूँ। इस प्रकार आप जितना दूर जाते हैं, चमकने के लिए आपको उतना ही बड़ा होना पड़ता है। यही भौतिक समृद्धि, भौतिक उपलब्धि और भौतिक महानता है। हम केंद्र से इतने दूर होते हुए भी कितने बड़े हैं। हम चमकते हैं, कम से कम हम ऐसा सोचते हैं कि हम चमकते हैं। हमारी संस्कृतियों का महान आकर्षण और सुंदरता, कला, सौंदर्य शास्त्र, संगीत, वैज्ञानिक उपलब्धि, वास्तुकला की समृद्धि, यह सब भ्रमित करने वाले हैं। ये उपलब्धियां हमारी आंतरिक कमजोरियों को ढक लेती हैं। इन सब के पीछे अंतर आत्मा कहाँ है? निसंदेह यह सब समृद्धि है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और पीठ थपथपा कर कह सकते हैं, मेरी संस्कृति, दर्शन और परंपरा की महानता देखो। उदाहरण के लिए यूनानी दर्शन की ख्याति को ही लीजिए। उन यूनानी लोगों का क्या हुआ? रोम नगर के देवता आज कहाँ हैं? नार्डिक नस्लों के देवता आज कहाँ हैं? नार्डिक लोग कहाँ हैं? आज सुबह ही मैं पूछ रहा था कि आज के वे समुद्री लुटेरे कहाँ चले गए। महानता का दंभ भरते हुए, दो टांगों पर लड़खड़ाते कमज़ोर आदमी। कुछ नहीं, केवल उनकी विषय वासनाएं बताती हैं कि उनका अस्तित्व भी है, वरना कुछ नहीं। मेरे विचार से आजकल के अधिकांश मनुष्य औसत मनुष्य हैं। मेरा मतलब आइंस्टीन से नहीं है। क्या नाम है उसका जिसने डेनमार्क में वेधशाला बनाई? हाँ, टाइको ब्रॉ। आपके यहाँ कई महान व्यक्ति हुए हैं, आगे और भी महान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हुए थे, हुए हैं और होंगे में बहुत अंतर है। एक आइंस्टीन जर्मनी में, ओपेनहाइमर या 2-3 और, लेकिन एक
6 या 10 शताब्दियों में बस इतने ही लोग, बाकी कहाँ हैं? सब स्थूल भौतिक अस्तित्व के गर्त में खो गए। इन महान व्यक्तियों ने भी मात्र बौद्धिक, भौतिक, वैज्ञानिक और कला संबंधी विषयों में ही श्रेष्ठता पाई। ऐसे लोग जिनकी अंतः चेतना जागृत हो पाई, वे कहाँ हैं? इन देशों में आपको ऐसे लोग नहीं मिलते और पूरब की अपेक्षा तो इस तरह के बहुत ही कम लोग हमें यहाँ मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य जैसे जैसे बढ़ता है, वह उसके बनाने वाले को अपनी ओर और अधिक खींचता है। लोग सुंदरता, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत, प्रकाश आदि की ओर खिंचते जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि इन वस्तुओं की रचना उन्होंने की है और वे स्वयं अपनी रचनाओं से श्रेष्ठ हैं। बनाने वाला कभी अपनी रचना से गौड़ यानी कम नहीं हो सकता। इस गौड़ स्थिति को स्वीकार कर लेने के बाद तो हमारी स्थिति आजकल के गणितज्ञों जैसी हो गई है, जिन्हें 8 + 8 = 16 बताने के लिए भी कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। 16 × 16 मैं नहीं समझता कि यहाँ बैठे लोगों में से कोई इसका उत्तर जल्दी दे पाएगा। सबको एक कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। पूरब में एक बच्चा भी बता देगा कि इसका जवाब 256 है, लेकिन आपके यहाँ कैलकुलेटरों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आपने अपनी अपार मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को इन वस्तुओं के निर्माण में लगा दिया और अपनी स्वतंत्रता, क्षमता और बुद्धि को अपने द्वारा ही निर्मित यंत्रों के हवाले कर दिया, जो अब आपके ऊपर ही हुकूमत कर रहे हैं। देखा आपने क्या हो गया? अपने जीवन के अनुभवों का लाभ उठाने की बजाय इस जीवन में बुद्धिमत्ता और ज्ञान रूपी धन का या इस विश्व में जो कुछ भी उपलब्ध है उसका अनुभव प्राप्त करके हम एक विशिष्ट संसार की रचना करते जा रहे हैं, जिसे हम तकनीकी संसार कह सकते हैं। इसे हम यह कहते हुए कि आओ अब तुम मेरे ऊपर हुकूमत करो, अपने ऊपर हुकूमत करने की ताकत भी सौंपते जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब कोई बड़ा सा कंप्यूटर हमारा राष्ट्रपति होगा। फिर चुनाव नहीं होंगे, आपके घरों में कंप्यूटर होंगे। आप अपनी समस्याएं कंप्यूटर को बताएंगे और वह उनका समाधान करेगा। यदि किसी कारखाने में कंप्यूटर यंत्रों को चला सकते हैं, जैसा मुझे बताया गया है कि जापान में कारखानों का संचालन इन्हीं कंप्यूटरों से किया जाता है, तो फिर एक देश का संचालन ऐसी सरकार द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता? पूर्णतः व्यक्तित्व रहित और मस्तिष्क रहित गवर्नर किसी देश का शासक क्यों नहीं हो सकता? तकनीकी रूप से अधिक विकसित देश शायद इसी नियति की ओर बिना सोचे समझे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि वे किसकी रचना कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा उपकरण बना रहा हूँ जिसका मैं उपयोग कर पाऊँगा, या मैं ऐसे राक्षस की सृष्टि कर रहा हूँ जो मेरा उपयोग करेगा? शराब के बारे में कहा जाता है, पहले व्यक्ति शराब को पीता है, फिर शराब शराब को, और फिर शराब व्यक्ति को। इसी प्रकार पहले इंसान यंत्र बनाता है और उसका उपयोग करता है, फिर यंत्र यंत्र का उपयोग करता है, एक कंप्यूटर के निर्माण के लिए कंप्यूटर, और फिर कंप्यूटर आदमी का उपयोग करता है। इस कथानक पर लिखी आप जितनी चाहें उतनी वैज्ञानिक कथाएं पढ़ सकते हैं। कंप्यूटरों द्वारा संचालित समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। उनके पास हिटलर से कहीं अधिक सक्षम निगरानी रखने के साधन हैं, क्योंकि हर घर में कंप्यूटर लेंस, आँख आदि लगे हैं। वे आपकी हर गतिविधि को देखते हैं, उन बेचारों की तरह जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जिन्हें खाना पीना सोना इत्यादि सभी काम निर्देश पर करने पड़ते हैं। कोई विकल्प, कोई व्यक्तिगत इच्छा, कोई व्यक्तिगत निर्णय, कोई व्यक्तिगत फैसला करने का अधिकार नहीं, केवल पृथ्वी से मिलने वाले निर्देशों का पालन। हमारे पास केवल कंप्यूटर नियंत्रण ही शेष रह जाएगा। उठो, किंतु वह भी मानवीय स्वर में नहीं, कंप्यूटर द्वारा इंसान की आवाज़ की नकल में। उठो, चूल्हा जलाओ, पानी गर्म करो, और लोग सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। देखिए हमने कैसी अद्भुत चीज़ का निर्माण किया है। पूरा का पूरा कोपेनहेगन जिला, कोपेनहेगन एक कंप्यूटर है। गायें समय पर दूही जाती हैं, पनीर एकदम बढ़िया बनता है, और डेन लोग, वे सोचते हैं वे स्वतंत्र हैं, किंतु असलियत में वे पूरी तरह कंप्यूटर से नियंत्रित हैं।
यह सबसे बड़ी विडंबना है। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि और इच्छा शक्ति को वापस हाथ में लेना होगा। मैं यह नहीं कहता कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं होने चाहिए, वे बहुत उपयोगी हैं, लेकिन हमें बहुत छोटी छोटी बातों के लिए उन पर निर्भर रहना पड़े तो समझिए अब आप खतरे में हैं। इसी तरह जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, हम पिछली 2 वार्ताओं में नए अभ्यासियों से व्यक्तित्व के बारे में बात करते रहे हैं, तो यह सब हमारे व्यक्तित्व में योगदान देता है। हर उपलब्धि एक आवरण बन जाती है, जैसे प्याज के ऊपर एक और परत, मानो प्याज के ऊपर नई परतें उगती जा रही हों। कलाकार एक और परत, प्रसिद्ध कलाकार एक और परत, ऐसा कलाकार जिसकी कला खूब बिकती है एक और परत, धनी एक और परत। प्रत्येक उपलब्धि अपनी मूल प्रकृति के साथ हमारे व्यक्तित्व में जुड़ती जाती है। मैं धनवान हूँ, गोरा हूँ, महान हूँ, डेनिश हूँ, यूरोपियन हूँ, ऐसा आज नहीं है। आप खुद को देखिए, एक वक्त था जब इन देशों में विशिष्टता थी। आपने जो भी राजनीतिक निर्णय लिए हों, मैं उनके पक्ष में या उनके विरुद्ध प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, परंतु एकता का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि सब चीज़ें एक ही सांचे में ढाली जाएं और सब जगह उन्हीं की प्रतिलिपियां हों। एकता एक राजनीतिक विचार है। इंसानों की अपनी एक पहचान होनी आवश्यक है। हर व्यक्ति विशेष वास्तव में व्यक्ति विशेष होना चाहिए। व्यक्ति विशेष किस अर्थ में? इस अर्थ में कि मेरी एक आत्मा है। आत्मा पर शरीर का आवरण है, शरीर पर वस्त्रों का आवरण है, वस्त्रों पर कमरे का आवरण है जिसमें मैं बैठा हूँ, और वह कमरा उस मकान का एक हिस्सा है जिसमें मैं रहता हूँ, और यह एक गांव का हिस्सा है, समुदाय या समूह जैसा आप यहाँ पुकारते हैं, वह एक प्रांत का, और प्रांत एक राष्ट्र का हिस्सा है। देखा आपने प्याज की कितनी परतें हैं। अब अगर मैं वापस अपनी पहचान की ओर लौटना चाहूँ तो मुझे ये परतें उतारनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीयता को हटाना होगा। मैं एक मनुष्य हूँ, आप क्या हैं? आपका एक नाम है, जैसे टाइकोब्रा। हाँ, लेकिन आप क्या हैं? मैं टाइकोब्रा हूँ। क्या तुम एक डेन नहीं हो? ठीक है, मैं डेनमार्क में हूँ, किंतु इस कारण मैं डेन नहीं बन जाता। इससे आपको क्यों डेन बन जाना चाहिए? तो देखिए, वास्तव में हमें इन अवरोधों से छुटकारा पाकर असली सामंजस्य, असली शांति, असली विकास, असली भाईचारा एवं असली प्रेम की ओर अग्रसर होना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि जब एक डेन एक रूसी से विवाह करता है तो वह एक खबर बन जाती है। इवान द टेरिबल ने एक डेन लड़की से विवाह किया। बड़ी अद्भुत बात है। चारी जी, कैसी अद्भुत बात है? आप जानते हैं कि एक रूसी एक डेन लड़की से विवाह कर रहा है, लेकिन ये तो केवल 2 इंसान हैं जो आपस में विवाह कर रहे हैं। तो फिर इसमें ऐसे संतोष और आश्चर्य की क्या बात हो गई? फिर सहज मार्ग की यह बनावटी तारीफ क्यों? देखो सहज मार्ग कितना अच्छा है। बाबूजी ने एक रूसी और एक डेन को निकट ला दिया। शाबाश, वाह सहज मार्ग। देखिए हम कितने बेवकूफ़ हो गए हैं। हम बहुत दिन से अलग अलग रह रहे हैं। लौह आवरण, पीतल आवरण, चीनी मिट्टी, सिरेमिक आवरण। खासकर डेनमार्क में ही सिरेमिक आवरण है, जो चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुओं का देश है, जिनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। कभी कभी मुझे यह पसंद आता है और कभी कभी ललचाता भी हूँ। सौभाग्य से मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इस प्रकार देखें तो पाएंगे कि हमारे ऊपर चीनी मिट्टी, रेशम, लोहा, पीतल आदि के आवरण हैं। इन आवरणों को तोड़कर जब एक रूसी एक डेन से विवाह करता है तो आप इसे एक महान और अद्भुत उपलब्धि समझते हैं। क्या इससे अधिक अद्भुत यह नहीं होगा कि आप भूल जाएं वह एक रूसी है और आप डेन? क्या राष्ट्रीयता को भूल जाना याद रखने से बेहतर नहीं होगा? राष्ट्रीयता पहला अवरोध है। अगला अवरोध क्या है? मेरा मकान। यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वह सब अद्भुत है, मकान नहीं। अगर आप अपने घर में कुछ परिवर्तन करके रसोई को शौचालय के स्थान पर लाना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले यह शौचालय था, आज यह रसोई घर है।
यह तो स्थान में किया जाने वाला कार्य है जो यह निश्चित करता है कि वह स्थान क्या है। उस स्थान का नाम वहाँ किए जाने वाले कार्य से निर्धारित होता है। कुछ समझे आप? इसलिए अगर डेनमार्क में अच्छे काम हो रहे हैं तो डेनमार्क अच्छा देश है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। अगर डेन लोग बुरे हों, भ्रष्ट हों, निकम्मे हों तो डेनमार्क को अच्छा देश कहना बेवकूफ़ी होगी। एक देश वहाँ के निवासियों से जाना जाता है और वे अपने क्रियाकलापों से जाने जाते हैं। इस अध्याय को हम यहीं विराम दे रहे हैं। इसे हम इसके अगले भाग में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार। शीघ्र ही मिलते हैं।